आइए शुरू करते हैं क्लास 10 अध्याय 1 से रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। क्या हो जाता है? या तो दूध खट्टा हो जाता है, या दही बन जाता है, या जम जाता है। लोहे का तवा, तसला, कील आदि को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। क्या होता है? उसमें जंग लग जाता है। जंग लग जाता है। अंगूर का किण्वन होता है। भोजन पकाया जाता है। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। हम सांस लेते हैं। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तब हम कहते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आप सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई? इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 1.1। इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिए आंखों पर चश्मा ले ले तो उचित है। लगभग 3 से 4 मीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन रेगमाल को से रगड़कर साफ कर लीजिए। मैग्नीशियम रिबन मतलब मैग्नीशियम रिबन, और रेगमाल मतलब सैंड पेपर। इसे चिमटे में से पकड़कर स्पिरिट लैंप या बर्नर से इसका दहन करिए। बर्नर देखिए, यहाँ बर्नर है, ये वाला बर्नर है, बर्नर। इससे बनी राख को वाच ग्लास में इकट्ठा कीजिए। वाच ग्लास देखिए, यहाँ वाच ग्लास। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय अपनी आंखों को यथासंभव दूर रखिए। क्या आपने परीक्षण किया? चलिए किया। यहाँ देखिए चिमटा है, पकड़ा हुआ है, मैग्नीशियम रिबन, वाच ग्लास, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड वाच ग्लास में इकट्ठा करना। आपसे पूछेगा जब मैग्नीशियम को जलाते क्या बनता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। आपसे पूछेगा जब मैग्नीशियम को जलाते हैं तो कैसी लौ निकलती है, तो चमकदार श्वेत लौ। आपसे एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा मैग्नीशियम जलाने से कैसे लौ निकलती है, चमकदार श्वेत लौ निकलती है। मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम जलाते क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण ही यह बनता है। ठीक है। क्रियाकलाप 1.2। एक परख नली में लेड नाइट्रेट का घोल लीजिए। लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दीजिए। आपने क्या परीक्षण किया? क्रियाकलाप 1.3। एक शंक्वाकार फ्लास्क या परख नली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए। कुछ दानेदार जिंक लीजिए, मतलब Zn, और यहाँ काले है लेड मतलब Pb। इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl और सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4। सावधानी, इस अम्ल को सावधानी से मिलाइए। क्या जस्ते मतलब जिंक के आसपास कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है? शंक्वाकार फ्लास्क परख नली को स्पर्श कीजिए। इसमें कोई तापमान में कोई परिवर्तन हुआ है? देखिए यहाँ पे ही कॉर्क में ढक्कन, कांच की नली लिखा गया है। देखिए कांच की नली है। शंक्वाकार फ्लास्क, इसको फ्लास्क बोलते हैं, जो है इसको बोलते हैं फ्लास्क। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, इसके अंदर यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल रखा हुआ है। दानेदार है जस्ता, सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब याद रखिएगा H2SO4। जस्ता मतलब Zn जिंक। दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। आपसे पूछेगा कि क्या इसका निर्माण हुआ है, तो हाइड्रोजन गैस का।
जस्ता पर जब HCl डाले हैं, जिंक पर जब HCl डाले हैं तो क्या बना है, हाइड्रोजन गैस बना है। देखिए ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी परीक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है अगर अवस्था में परिवर्तन हुआ है। अगर किसी चीज़ की अवस्था में परिवर्तन हुआ तो कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया है। यदि रंग में परिवर्तन हुआ है तभी कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया है। यदि गैस का निकास हुआ है, उत्सर्जन हुआ है, गैस निकला है, परिवर्तन है, तापमान में परिवर्तित हुआ है तो कहेंगे क्या है, वो रासायनिक अभिक्रिया है। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। आगे देखिए, रासायनिक समीकरण 1.1 वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। क्रियाकलाप 1.1 का विवरण, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा होता है, इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। इससे शब्द समीकरण के रूप में लिखना जो सरलतम विधि है। ऊपर दिखी अभिक्रिया का शब्द समीकरण इस प्रकार होगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे कहते हैं अभिकारक और जो बनता है उसे कहते हैं उत्पाद। इसको कहते हैं रिएक्टेंट, इसे कहते हैं प्रोडक्ट। देखिए मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिससे रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं, इसको अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया में नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होते हैं, इसे उत्पाद कहते हैं। जो अभिक्रिया में भाग लेगा उसे कहेंगे अभिकारक और जो बनेगा उसे कहेंगे उत्पाद। शब्द समीकरण में अभिकारक और उत्पादों में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। अभिकारकों के बीच योग का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर LHS में लिखा जाता है, उसी प्रकार LHS लेफ्ट हैंड साइड। इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी योग प्लस का चिन्ह लगाकर उसे दाईं ओर यानी RHS लिखा जाता है। तीर सिरा उत्पाद की ओर होता है, यह अभिक्रिया के होने की दिशा को दर्शाता है। रासायनिक समीकरण लिखना, अगर समझिए रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं। क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है। शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण की रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों को स्मरण करें तो उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार प्राप्त होगा, Mg प्लस O2 क्या बना, MgO। देखिए Mg प्लस O2 MgO। इक्वेशन अभी बैलेंस है नहीं, सही। आगे हम सीखेंगे कि इक्वेशन बैलेंस कैसे होता है, यानी संतुलित कैसे होता है। तीर के निशान के बाईं ओर और दाईं ओर के तत्वों की परमाणु संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। देखिए इधर Mg कितना है, Mg इधर 1 है, O कितना है 2, इधर Mg कितना है 1, इधर O कितना है 2, अभी दोनों बराबर नहीं है। देखिए तो समीक क्या दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान है, नहीं। यदि है तो समीकरण संतुलित है, यदि नहीं तो समीकरण संतुलित है, असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार समीकरण 1.2 मैग्नीशियम के वायु में जलाने का ढांचा है। संतुलित रासायनिक समीकरण के महत्व, आगे कहा हुआ है कि संतुलित रासायनिक समीकरण के क्या महत्व है। देखिए आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा, जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पादों तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब जितना इधर होना चाहिए अभिकारक में उतना ही होना चाहिए इधर उत्पाद में, लेकिन इधर अभी नहीं, इसलिए रासायनिक समीकरण बैलेंस नहीं है, यानी संतुलित नहीं है। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया में के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होती है, इसीलिए इसे हम कंकाली समीकरण संतुलित करना आवश्यक है। रासायनिक समीकरण 1.2 को संतुलित किया। आइए हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना सीखें। क्रियाकलाप 1.3 में रासायनिक समीकरण को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। देखिए जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन।
जब जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाया तो क्या बना है, जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन बना है। उपरोक्त शब्द समीकरण को निम्नलिखित रासायनिक समीकरण से दर्शाया जा सकता है। सही, देखिए जिंक के लिए आ जाएगा Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल के लिए H2SO4, जिंक सल्फेट के लिए ZnSO4 और इसके लिए H2। आइए समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या की तुलना करें। देखिए यहाँ जिंक की संख्या कितनी है, 1, LH इस तरफ, RH इस तरफ भी 1 है, ठीक है। देखिए यहाँ जिंक 1, इधर भी जिंक 1, ठीक है। हाइड्रोजन इधर 2 और इधर 2, चलिए देखिए हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन H2, यहाँ भी H2, ठीक है। सल्फर इधर 1 और इधर है 1, सल्फर में भी दिक्कत नहीं, देखिए यहाँ भी सल्फर S1, इधर भी S1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन O4, इधर भी O4 है। समीकरण में इसका मतलब है इक्वेशन क्या है, संतुलित है। संतुलित यानी BALANCED बैलेंस्ड है। तीर के निशान के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है, इसीलिए हम यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब हम इन रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ Fe प्लस H2O बना है Fe3O4 प्लस H2O। अब देखिए कैसे समीकरण संतुलित करते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। रासायनिक समीकरण चरण 1, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र को चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए। देखिए Fe के आगे बॉक्स बना दिया, H2O आगे बॉक्स बना दिया, Fe3O पर बॉक्स बना दिया, H2 बॉक्स बना दिया। चरण 2, स्टेप 2, और संतुलित रासायनिक समीकरण 1.5 में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बना लीजिए। देखिए Fe कितना 1, यहाँ भी इस तरफ देखिए, LH इस तरफ 1 है, RH इस तरफ 3, देखिए ध्यान से Fe3 यहाँ लगा हुआ है। हाइड्रोजन इधर 2, इधर भी 2, हाइड्रोजन यहाँ 2 और यहाँ भी 2, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन इधर 1, ऑक्सीजन इधर 4, तो गड़बड़ है, उसको सही कैसे देखिए। सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को सबसे पहले संतुलित, सबसे पहले सबसे अधिक परमाणु वाले को संतुलित कीजिए, चाहे वो अभिकारक हो या उत्पाद। सबसे पहले सबसे ज्यादा वाला करेंगे, उस यौगिक में सबसे पहले अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए। इस आधार पर हम Fe3O4 और उसके ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं। दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु है, जबकि बाईं ओर केवल 1। ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए ऑक्सीजन के परमाणु प्रारंभ में कितने हैं, 1 H2O में, उत्पाद में कितने हैं, 4 Fe3O4 में। संतुलित करने के लिए एक में कर दीजिए 4 से, और 4 में 4 को 4 रख दीजिए, तो एक भी इधर भी 4 हो गया, इधर भी 4 हो गया, दोनों बराबर हो गया। यह याद रखना आवश्यक है कि परमाणु की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों को तथा यौगिकों को सूत्र को नहीं बदलते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 4 गुणांक लगाकर 4 H2O लिख सकते हैं, लेकिन H2O4 या H2O4 नहीं लिख सकते हैं। आंशिक रूप से संतुलित समीकरण अब इस प्रकार होगा, Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस H2। चरण 4, Fe तथा H परमाणु अब संतुलित नहीं है। इधर देखिए Fe इधर 3 है, इधर 1 है, अभी भी संतुलित नहीं है। अब इसको संतुलित करेंगे। इनमें से किसी एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ते हैं। हम आंशिक रूप से संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए दाईं ओर हाइड्रोजन अणु संख्या को 4 कर देते हैं। हाइड्रोजन के परमाणु देखिए प्रारंभ में कितना है, हाइड्रोजन 8 से गुणा कर दिए, 8 हो गया, यहाँ 2 से 2 हो गया, यहाँ भी 8, यहाँ 4 दूना भी 8। अब समीकरण इस प्रकार होगा, Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस 4H2O। आंशिक रूप से संतुलित रासायनिक समीकरण। ऊपर दिए गए समीकरण की जांच कीजिए। अब तीसरा तत्व चुन लीजिए जो अब तक संतुलित है। आप पाएंगे कि केवल लोहा एक ऐसा तत्व है जो जिसे संतुलित करना शेष है। देखिए आरंभ में लोहा में 1 है और भी है 3, इधर 3 से गुणा किए, इधर भी हो गया 3, दोनों तरफ हो गया 3।
Fe को संतुलित करने के लिए बाईं ओर हम Fe में परमाणु 3 लेते हैं। अब 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2O। अंत में इस संतुलित समीकरण की जांच करने के लिए हम समीकरण के दोनों ओर के तत्वों की परमाणु संख्या को परिकलन करते हैं। देखिए क्या हो गया, 3Fe प्लस 4H2O बना Fe3O4 प्लस 4H2O। समीकरण 1.9 में दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या समान है, संख्या बराबर है, अतः यह समीकरण अब संतुलित है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, क्योंकि इसमें सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। चरण 7, भौतिक अवस्था में संकेत लिखना। ऊपर लिखे संकेत संतुलित समीकरण की सावधानी से जांच कीजिए। क्या इस समीकरण को हमें अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था के बारे में ज्ञान भी होता है? इस समीकरण में उनकी भौतिक अवस्था की कोई जानकारी नहीं है। रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। अभिकारकों तथा उत्पादों, गैस, द्रव, जलीय, ठोस अवस्थाओं को क्रमशः G, I, AQ, S से दर्शाया जाता है। जैसे गैस के लिए G, जलीय के लिए लिक्विड Li, ठोस के लिए गैस के लिए G, द्रव के लिए लिक्विड, जलीय के लिए एक्वस AQ और ठोस के लिए सॉलिड S से दर्शाया जाता है। अभिकारक या उत्पादों जब जल में घोला जाता है तो उपस्थित होते हैं, तब हम उसे AQ लिखते हैं। AQ कब लिखते हैं? देखिए, ठोस के लिए लिखेंगे S, द्रव के लिखेंगे L, जलीय के लिए लिखेंगे AQ और गैस के लिए लिखेंगे G। अब संतुलित समीकरण 1.9 इस प्रकार होगा कि 3FeS प्लस 4H2O Fe3O4 S प्लस Hg। S मतलब सॉलिड, G मतलब गैस, S मतलब सॉलिड, G मतलब गैस। ध्यान दीजिए, समीकरण 1.10 में H2O के साथ G चिन्ह का उपयोग किया गया है। यह दर्शाता है कि सभी क्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया है। अतः प्रायः हर समीकरण में भौतिक अवस्था शामिल नहीं किया जाता जब तक कि कोई आवश्यक न हो। कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियां जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीक्ष्ण निशान के ऊपर नीचे दर्शाया जाता है। जैसे CO G है, 2Hg G है, 340 ATM ताप के बारे में बताया गया। CH3OH लिक्विड है, 6CO2 प्लस 12H2O I AQ। देखिए AQ है एक्वस है, I L मतलब लिक्विड है, सूर्य प्रकाश क्लोरोफिल C6H12O6, ग्लूकोज 6CO2 AQ प्लस H2O I। समीकरण 1.12 आपसे पूछेगा ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 क्या है? ग्लूकोज। देखिए अगले वीडियो में इसको हम पढ़ेंगे, प्रश्न संख्या सारे प्रश्न का आंसर देखेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। सही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कीजिए शेयर। थैंक यू।